अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। वेल, वीकेंड्स इन लाहौर नाउअडेज, सर्दियों का मौसम है, इंतहाई खूबसूरत है। सब इधर काफ़ी लुत्फ़ उठा रहे हैं इस मौसम का। इसीलिए जब गुज़िश्ता हफ्ते हमने एक एपिसोड रिकॉर्ड किया अली ज़फ़र के साथ, वी प्लान टू शूट इट आउटडोर्स। आई एम श्योर यू एंजॉयड दैट। लेकिन उसका एक और हिस्सा बाकी है, उसी एपिसोड के आगे का एक और हिस्सा बाकी है, यानी एपिसोड नंबर 2, जो आज हम आपको दिखाएंगे। अली ज़फ़र की हालिया एक मूवी आई टीफा इन ट्रबल, जिसने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में भी। अब उस मूवी के अलावा उनकी ज़िंदगी के कुछ मुख्तलिफ पहलू हैं। क्या है वो पहलू? उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारने के अंदाज, आज उसके बारे में आप जान पाएंगे। एंड मच मोर। ज़िंदगी की फ़िलॉसफी भी वो डिस्क्राइब कर रहे थे अपनी पिछली एपिसोड में, बट देयर इज़ अनदर वर्जन ऑफ दैट इन दिस एपिसोड जो आज आप देख पाएंगे। एंड ऑल्सो आने वाले कुछ अरसे में अली ज़फ़र कुछ नया करने जा रहे हैं। क्या है, क्या नई चीज़ रिलीज़ होने वाली है? वेल, विल बी टेलिंग यू अबाउट इट इन दिस एपिसोड। तो आइए चलकर दिखाते हैं उस इंटरव्यू का बकिया हिस्सा। इंडिया जब आप गए, एक कहानी बड़ी मशहूर हुई कि आपकी पहली मूवी कटरीना, मेरे ब्रदर की दुल्हन, उस मूवी में कटरीना कैफ थी आपके साथ। और जब आपकी पहली उनसे मुलाकात हुई, वो इतनी बड़ी उधर की स्टार थी, आप इधर से इतने बड़े स्टार गए। लेकिन वेल, वी फेल्ट प्राउड फॉर अ मोमेंट व्हेन वी रेड दैट स्टोरी। लेकिन कुछ ऐसा था कि जब वो मिलने आई आपको किसी स्टूडियो वगैरह में, तो आपने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, यानी कि आप जानते ही नहीं थे वो कौन है, कि वो कटरीना कैफ है, भला कौन है, मुझे क्या पता। क्या बात ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। नॉट एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ था। एक्चुअली वो मेरे जो प्रोड्यूसर्स थे तेरे बिन लादेन की, उनके घर एक पार्टी थी, वहाँ पे तेरे बिन लादेन एक हिट सक्सेस हो गई थी वहाँ पे, और अगली फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन थी, जो मैंने, जिसमें कटरीना थी और इमरान खान थे। तो अब मैं उससे नहीं मिला हुआ था, सो उन्होंने उसको भी इन्वाइट किया हुआ था। तो मैं उस वक्त किसी और खातून से बात कर रहा था, और बड़ी डीप कोई इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन जारी थी फिल्मों के बारे में, कुछ ऐसा। सो देन वो किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया उनसे कि दिस इज कटरीना। सो आई जस्ट सेड हाय, क्या हाल है आपके। एंड देन मैं वापस, आई थॉट कि इट बी रूड कि मैं वो कॉन्वर्सेशन तोड़ के उनसे बातचीत स्टार्ट करूँ। तो मे बी शी, तो अगले दिन खैर वो हंसी मजाक में हम दोनों ने उस चीज़ को रिजॉल्व कर लिया था। बट शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन एंड शी वॉज वेरी लविंग एंड सपोर्टिंग थ्रू आउट द फिल्म and extremely hardworking. I'm sure उनको थोड़ा सा तो फील हुआ होगा कि इतनी बड़ी स्टार और आपने सिर्फ हेलो करके आप मुड़ गए। देखिए, मेरे लिए जो है ना, मैंने कभी भी इंसानों को इस तरह से नहीं परखा कि कौन कितना बड़ा स्टार है दुनिया के लिए, किसके कितने फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं। मेरे लिए वो इंसान इंटरेस्टिंग होता है जिससे मुझे बात करके कुछ मैं सीख रहा हूँ। कोई गुफ्तगू किसी एक सतह पे हो रही हो जहाँ पे आप, मुझे लग रहा हो कि यार इससे मैं सीख के अपने आप को बेहतर कर रहा हूँ, और कोई बड़ी बात हो रही है। सो ऐसा नहीं कि कटरीना वैसे नहीं है, कटरीना से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, एंड आई होप वाइस वर्सा। बट इट्स जस्ट दैट आई वुडंट, अगर कोई, क्या कहते हैं, दुनिया की कौन, मैडोना भी आ जाए, या कोई आजकल कौन बड़ी स्टार्स हैं इंटरनेशनल। वेल, मेरे वक्तों से मैं याद करूँ तो मुझे से मैडोना याद है आखिरी। कोई भी आ जाए तो मैं मैडोना को ऐसे ही मिलूंगा कि मैडोना हमारी तरह के इंसान है, उसने भी ज़िंदगी में मेहनत की और स्टार बन गई। अब उससे मैं क्या, एज इंसानी सतह पे क्या बात हो सकती है, वही होगी। राइट। लेकिन आज तक आपकी तमाम जितने भी उस वक्त आपके रिश्ते बने, दोस्तियाँ हुई इंडिया में, सलमान खान आई बिलीव आप यू स्टिल इन टच विद, राइट? नॉट रियली, इट्स बीन अ व्हाइल, बट जब वहाँ थे, यहाँ काम होता था, तो अब कुछ हाँ दोस्त बने भी हैं अभी तक, उनके साथ दोस्ती है। हाँ जी। इंडिया में काम करना, पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन लेकर आना और मूवी भी ऐसी बनाना, विच अगेन मेक्स अस प्राउड, सो प्राउड। लेकिन इंडिया का जो प्रोफेशनल कल्चर है, बॉलीवुड में जो काम करने का जो एक तरीक़ेकार है, पाकिस्तान से आप उससे किस तरह उसका मुवाजना करेंगे? देखिए, दो इंडस्ट्रीज हैं।
एक इंडस्ट्री तकरीबन 70 साल से पनप रही है, डेवलप हो रही है, इस्टेब्लिश हो रही है, और उसके बीच में कोई रुकावट नहीं आई उसकी ग्रोथ में, वर्सेस एन इंडस्ट्री जो कि एक टाइम तक पैरेलल भी थी और साथ साथ चल रही थी, लेकिन एक दौर ऐसा आया जहाँ पे बिल्कुल इट वेंट इनटू रबल्स, बिल्कुल तबाह हो गई आपकी इंडस्ट्री। आर्ट और कल्चर और फिल्म और सकाफत को बिल्कुल कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, ना हुकूमत की तरफ से ना कहीं और से, और ये तो वो तबाह हो गई पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री। हमारे सिनेमा जो हैं वो गिरते गिरते बंद होते होते शॉपिंग मॉल्स बन गए। तो 700 आई थिंक जो सुनने में आता है स्क्रीन्स थी, वो एक टाइम पे आया कि आपके पास सिनेमाज ही नहीं रह गए थे। तो हमारा तो जो ग्रोथ स्टार्ट हुई है वो 2005 से एक्चुअली आप समझें कि सिनेमा स्टार्ट हुआ है, जब एक सिनेमा एक मॉडर्न सिनेमा बना DHA में, और उसके बाद वो कंसिस्टेंटली सिनेमाज बनते रहे। इंडियन फिल्में अलाउड थी, वो आती रहीं, लोग जब इंडियन फिल्में आना शुरू हुई तो लोग सिनेमाज जाना शुरू हुए, और इंडियन फिल्म से पाकिस्तान, ये देखिए ये फैक्ट्स है, आप इन फैक्ट्स को इमोशंस की वजह से रद्द नहीं कर सकते। इंडियन फिल्म्स आई, लोग सिनेमाज जाना शुरू हुए, लोग सिनेमा जाना शुरू हुए, सिनेमाज का बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ और मज़ीद सिनेमाज बनना शुरू हुए। जब सिनेमाज और बनना शुरू हुए, बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। जब बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ तो पाकिस्तानी फिल्मों को भी और इन्वेस्टर्स को भी बिजनेस नज़र आया, तो पाकिस्तानी फिल्मों में भी पैसे लगना शुरू हुए, तो पाकिस्तानी फिल्मों की क्वालिटी भी ऊपर चली गई। जब कंपटीशन होता है तो क्वालिटी ऊपर जाती है नेचुरली। तो आज आप देख लें कि पाकिस्तानी फिल्मों की क्वालिटी भी देख लें कितनी है, और आज हम अगर 100 या 101 या जैसे भी स्क्रीन्स हम बन गई हैं, और तीफा ने सिर्फ 101 स्क्रीन से ये 33 करोड़ का बिजनेस किया है, जबकि बॉलीवुड की जो फिल्म्स होती हैं वो अगर 100 करोड़ का या 200 का बिजनेस करती हैं तो वह 4, 5, 5,500 हज़ार स्क्रीन्स हैं। तो हमारा तो देख, उनकी पॉपुलेशन लेट से हमसे 5 गुना ज़्यादा है। बिल्कुल। तो हमारी अगर उनकी 5, 5,500 हज़ार स्क्रीन है तो हमारी 1000 नहीं तो 700, 800 स्क्रीन तो होनी चाहिए ना पाकिस्तान के अंदर। और अब हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जो 5 साल, 8 साल, 10 साल लगेंगे, लेकिन वी आर मेकिंग अप फॉर द टाइम दैट वाज लॉस्ट, और इसका खुमियाजा हमारी जनरेशन को भुगतना पड़ा है अनफॉर्चुनेटली। मैं इतने यंग एस्पायरिंग टैलेंटेड डायरेक्टर्स, यंगस्टर्स, बिजनेस के लोगों को देखता हूँ जो कि फिल्में बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बट देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर हियर। मैंने बल्कि ये भी गवर्नमेंट को प्रपोज किया कई चीज़ें फिल्म पॉलिसी के हवाले से, कि किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री होती है, और आर्ट और कल्चर आपका जो है ना, आई होप दैट दिस न्यू गवर्नमेंट टेक्स इट ऑन रियली स्ट्रांगली, कि किस तरह आर्ट और कल्चर अपनी फिल्म्स के थ्रू आप पूरी दुनिया में अपना इमेज बना सकते हैं, जो कि बॉलीवुड ने किया है। आज हम इंटरनेशनली देखें आप तो बॉलीवुड, इंडिया का नाम आता है एकदम बॉलीवुड आता है सामने, सो दैट इज हाउ दे लुक एट इंडिया। सो वी नीड टू क्रिएट द ब्रांड पाकिस्तान इंटरनेशनली, जिस तरह हमने म्यूजिक के थ्रू किया। आप कोक स्टूडियो देख लीजिए, मैं एक दफ़ा लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क मेरी फिल्म में उसकी शूटिंग कर रहा था पेरिस में, और टनल के अंदर आदित्य राव हैदरी के साथ सीन था। सो एक 6 फुट की कोई फ्रेंच मॉडल टाइप खातून गुजर रही थी। She looked at me and she turned back and came back, and she said, "I just want to shake your hand." I said, "Why?" So she said, "I'm a fan because I watched Coke Studio and I heard your Coke Studio की वजह से। Coke Studio." So and then I went to London, the Abbey Road Studios, जो बड़ा मशहूर स्टूडियो वहाँ का, एक बहुत बड़ा साउंड इंजीनियर था, उसने कहा कि dude, this song of yours in Coke Studio. So the thing is कि चूँकि हमने 200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी की है, तो हमारा माइंडसेट ही ऐसा बन गया हो कि गोरे हमसे बहुत ऊंचे हैं, एंड यू नो ऑल द वेस्टर्न कॉजेज एंड वेस्टर्न मूवमेंट्स एंड ऑल दिस एंड दैट, एंड वी नीड टू बी लाइक देम, एंड दिस। नहीं, हमारा देखिए अपना एक ईथॉस है, दैट्स ऑल गुड। द वेस्ट इस वक्त उनमें इंसान की कदरें जो हैं, इखलाकी कदरें और जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, वो इतने डेवलप हो चुके हैं दैट वी नीड टू बोरो देम फ्रॉम देम। एक ज़माने में ब्लैक्स, कालों के साथ कितनी ज़्यादती होती थी, उनको समझा नहीं जाता था। आज देखें राइट्स पे क्या, औरतों के साथ क्या होता था, आज देखें उनकी राइट्स कहाँ पे हैं। सो हमें वो सारा कुछ उनसे लेना है, लेकिन ये लेते हुए हम अपने आप को खो नहीं सकते। अगर हम अपने आप को खो देंगे, अपनी रूट्स को और अपनी ट्रेडिशन को, तो वो कौवा चला हंस की चाल वाला चक्कर हो जाएगा। तो हम ना उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। सो वी मस्ट बी ग्राउंडेड with our own, and we must find and look and discover our strength in our own culture. हमारी लैंग्वेज में, हमारी ज़बान में, हमारी शायरी में, हमारे पोइट्स में। अगर अब मैं देखता हूँ जो
ख़ास तौर पे हमारी जो जनरेशन है इंग्लिश मीडियम के लोग, दे टेक प्राइड इन माय गॉड शेक्सपियर सेड दिस एंड यू नो दैट ब्लॉग दैट मैगजीन। गालिब की कोई बात हाँ, नहीं गालिब करेगा। की बात कम होती है, गालिब को कोई पढ़ता नहीं, इकबाल की बात कम होती है, बुल्ले शाह क्या कह रहा है। तो यहाँ पे आपके पास एक बहुत डीप रूटेड नॉलेज है, मौजूद है, उसको भी उतना ही स्ट्रांगली एक्सप्लोर करना चाहिए और अपने बच्चों को आगे सिखाना चाहिए। जब हम देखते हैं हमारी जो मूवीज़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है वो प्राइवेट सेक्टर से ही हो रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट या सब्सिडी की जब आप बात करते हैं वो नज़र नहीं आ रही फिलहाल। आई एम श्योर नई हुकूमत जो इन मामलात को देख रही है, कुछ सुनने में भी आता है जो इकदामात ले रही है, लेकिन आपको कितना लगता है कि कितनी इंटरेस्टेड है नई हुकूमत इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के मेरी जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है फवाद चौधरी, उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस होती रहती है। आई थिंक दे प्रीटी इंटरेस्टेड एंड दे प्रीटी कीन, बट उनको भी दिस सो मच ऑन द प्लेट राइट नाउ। इतनी चीज़ें हैं जो कि आप देखिए रेडियो पाकिस्तान का क्या हाल है, आप देखिए पीटीवी का क्या हाल है। पीटीवी जो कि आपका कौमी इदारा है, उसके अंदर आप शूटिंग करने जाए वो बारिश होती है, टप टप पानी गिर रहा था लास्ट टाइम में जब वहाँ गया। ये चीज़ें इस तरह नहीं, स्टेट इंस्टीट्यूशन और ये हालिया की बात है, ये नहीं, ये कुछ 6-8 महीने पहले की बात है। नई और वहाँ पे हुकूमत के आने से पहले। मुझे इतना दुख हुआ, वहाँ पे एक सीनियर एक्टर बैठे हुए थे और वो वहाँ पे कह रहे थे कि यार मेरा चेक दे दो मुझे, जो मैंने जो काम किया। सो मुझे इतना दुख हुआ ये चीज़ें देख के। सो योर स्टेट इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट रन लाइक दिस, दे नीड टू रन प्रॉपरली like proper corporations, and they need to earn profit for the state. Absolutely. So there's a way to go about it, and I'm sure that the new government is pretty keen on doing that, and they will. And I hope that they do, because अभी तक आर्ट और कल्चर, परफॉर्मिंग आर्ट्स को हर किसी ने इसको कुछ चीज़ समझा ही नहीं जाता नॉर्मली कि यार ये ठीक है, गाना बजाना होता रहता, ठीक है यार। लेकिन आप देखिए जो अजीम कौमें हैं, जो दुनिया की बड़ी कौमें हैं इस वक्त, उनमें देखें कि आर्टिस्ट की क्या कदर है। आप YouTube पे जाएं और टाइप करें कैनेडी सेंटर, ओबामा कैनेडी सेंटर की परफॉर्मेंसेस। उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट जो उनके बड़े आर्टिस्ट हैं, स्टिंग है, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन है, लेड ज़ेपलिन है, उनको बुला के ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। एंड द फर्स्ट लेडी इन द अमेरिकन प्रेसिडेंट सिटिंग देयर, स्टैंडिंग ओवेशंस, एंड ऑल द अदर आर्टिस्ट, जो बाकी आर्टिस्ट हैं उस वक्त के, वो आके उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं कि यार तुम लोगों ने जो हमारे लिए किया है, एंड द मोमेंट्स दैट यू हैव गिवन अस। सो दिस इज व्हाट द आर्टिस्ट डज, राइट? They say that you can forget everything that a person says to you or whatever, but you can never forget how somebody makes you feel. Well, Indian Senate में भी उनको जगह दी जाती है उनकी एक So it is- achievement के बाद। Well, that's because उन्हें importance दी जा रही है वहाँ। And I'm very happy, और हमें तो being males, men, living in this misogynist society, हमें बड़ा टाइम लगा इस चीज़ को करने के लिए जी, कि गाना बजाना एक ठीक चीज़ होती है। आप इसको वो ना देखें कि जी मरासी होते हैं और ये बात ये कि मरासी भी हैं तो क्या है, मरासी का मतलब जिसकी मिरास में एक चीज़ आई। तो कुछ फैमिलीज ऐसी जिनको मिरास में मौसीकी मिली है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। सो ये सब एजुकेट करना लोगों को ज़रूरी है। इसी तरह लड़कियों के हवाले से, लड़कियां अब आके जो नई पौध में कुछ नई लड़कियां आके जो गा रही हैं और अच्छी तरह से दे कैरिंग देमसेल्व्स वेल एंड दे सिंगिंग, दे अर्निंग मनी, और इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ। अगर इस पौध में भी कोई लड़की कोई फजूल बात करेगी, हरकत करेगी, तो लोग उसको भी कहेंगे कि यार ये क्या है। बिल्कुल, किसी भी जगह कहीं पे भी। एग्जैक्टली। लेकिन उसी फील्ड में, उसी शोबे में अगर कोई खातून या औरत या लड़की अपने आप को ग्रेसफुली कैरी कर रही है, तो उसको इज्जत मिलेगी। एब्सोल्युटली। तो ये चीज़ें, ये वैल्यूज़ इनकलकेट करनी माशरे में, आई थिंक ये ज़रूरी है। मैं देखती हूँ जो नज़र आता है आपकी सबसे अच्छी दोस्ती है, एक अच्छा मेल मिलाप है, मिलना जुलना है। लड़ाई का कभी खास नहीं सुना आपके किसी से? यार मैं कहता हूँ लड़के क्या कर लेना आपने, अब क्या करेंगे? लड़ाई एक वेस्ट ऑफ एनर्जी है। नहीं देखे, शायद दूसरी तरफ से जलन, हसद, ऐसी चीज़ें हो सकती वो हैं। आई एम नॉट, अब किसी के दिल में हसद करने वाले के बारे में ये कहते हैं कि वो अपनी ही आग में जल जाता है। नाराज़गी होती है कभी किसी से? नाराज़गी मैं किनारा कशी कर लेता हूँ। नाराज़गी का लफ्ज़ थोड़ा ऐसा है कि उसमें एक इमोशन आता है कि आप किसी से, आपके दिल में कोई बुरा इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है। मैं अगर किसी ने मुझे हर्ट किया है या किसी ने, और ये बड़ी तपस्या के बाद ज़िंदगी में बहुत एक जर्नी के बाद ये चीज़ सीखी है, ऐसे नहीं कि मुझे ऐसे आ गई, लेकिन अगर किसी ने मुझे हर्ट किया है, किसी ने मुझे दुख पहुंचाने की कोशिश की है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, तो मैं अपना आपको किनारा कशी कर लूँगा, दूरी इख्तियार कर लूँगा। और आई वुड स्टिल विश कि
कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे और उसकी ज़िंदगी में खुशी ही आए, अच्छा ही कुछ हो उसकी ज़िंदगी में, कोई बुराई ना हो और वो बुराई से बचे। होती रहती हैं ऐसी नाराज़गियाँ या फिर ऐसी कह लीजिए? हमारी फील्ड में होती रहती है। आप मैं वही वर्ड रिप्लेस कर दूंगा, किनारा कशी। किनारा कशी। आप डिस्टेंस कर लेते हैं अपने आप को उन लोगों से या उस एनर्जी से जो आपको लगता है कि आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बुरे हैं, मैं फिर ये नहीं कहूँगा कि कोई बुरा है, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन समटाइम्स यू फील कि यार आपकी एनर्जीज और उनकी एनर्जीज दे नॉट मैचिंग, आप एक और तरह से सोचते हैं, कुछ और तरह से सोचते हैं। राइट। आपकी बेगम आयशा, हमेशा आपके साथ साथ देखा उन्हें लगता ऐसे है कि ये जो पूरा सफ़र है उसमें उन्होंने आपका बहुत साथ दिया हमेशा, हर कदम पे। आप इस बात को अगर डिस्क्राइब करें तो किस तरह से करेंगे? मैं इसको इस तरह से डिस्क्राइब करूँगा, जो कि मैं अक्सर करता रहता हूँ कि माँ बाप के बाद सबसे पहले मेरी माँ, फिर बाप, कुछ उसातिज़ा, चंद दोस्त, लेकिन बहुत बढ़कर माँ बाप के बाद जो है, अगर कोई इंसान ने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही पॉजिटिव और ज़बरदस्त किरदार अदा किया है, मुझे बहुत कुछ सिखाने में, ज़िंदगी के बारे में, इंसानों के बारे में, अपने बारे में, तो वो आयशा है, मेरी वाइफ। और मैं बहुत लकी कंसिडर करता हूँ कि मुझे एक ऐसी बीवी मिल गई है जो जिसमें कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, जो कि मेरी हर कोशिश को, हर काविश में मुझे सपोर्ट करती है। She understands my strengths and my weaknesses, and she's just there for me unconditionally with unconditional love. And मुझे अब at this point in my life, I just want कि मैं अगर मतलब मैं सारी ज़िंदगी, you know, I just want to keep my family and my children, my parents and my brothers and some people who are very close to me in my heart. I just want to keep giving and giving and giving, and to all the fans and everybody who's made me who I am. मैं कुछ ना होता इन लोगों के अलावा, एंड अगर ये सारे फैंस और ये लोग ना होते, इनका प्यार है तो मैं हूँ, इनका प्यार नहीं होगा तो अली ज़फ़र कुछ नहीं है। सो आई होप दैट रिमेन्स एंड सस्टेन्स। ये बात कहना बिल्कुल ठीक है कि आयशा ने हर वक्त साथ दिया, हमेशा आपको समझा है, और ये शायद एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी। अगर एक आर्टिस्ट का कह लीजिए जो साथी है, जो जीवन साथी, अगर वो आर्टिस्ट ना हो तो कितना मुश्किल हो जाता है उसके लिए समझना दूसरे की ज़िंदगी। वेल आई थिंक आर्ट को समझना या आर्टिस्ट को समझने के लिए आर्टिस्ट होना ज़रूरी नहीं होता, इंसान होना ज़रूरी होता। सो व्हेन यू आर अ कंपैशनेट काइंड ह्यूमन बीइंग, यू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन's perspective, and that's where empathy comes into play. So she's a very kind-hearted, empathetic person, and I would like to believe so that I also try to be the same, to be kind and understanding. Right. घर में ही आपका स्टूडियो है, घर से ही ज़्यादा ऑपरेट करते हैं? मैं घर से जी। तो बच्चों को भी टाइम देते होंगे ज़्यादा? जाहिर, इसलिए घर में बुला लिया कि जाना ना इंटरव्यू पड़े। भी इनके घर हो रहा है। सो एक थोड़ी हटके से बात है, मुझे पता है कि आयशा को पेट्स का बड़ा शौक है, खासकर डॉग्स का बहुत शौक है, और कभी कभी सुनने में आता है कि आपको नहीं अच्छा लगता आपके स्टूडियो में वो डॉग्स हैं। यार वो मुझे उससे कोई मसला नहीं है, मैं उस प्यार भी करता हूँ पेट्स और जानवरों से, लेकिन मेरे स्टूडियो में आके कभी उसने एक आध दफ़ा जो है काम दिखा दिया था, तो उससे मैंने कहा यार ये मेरे स्टूडियो में नहीं आ सकता अब दोबारा कभी, क्योंकि वो मेरे लिए एक बड़ी, एक तरह से यू नो, इट्स लाइक अ टेंपल। या सो मैं उसमें मेरे स्टूडियो में ऐसी कुछ चीज़। आपको वैसे लगाव है जानवरों से ज़्यादा? मुझे बिल्कुल है, लेकिन आयशा जितना नहीं। आयशा जितना नहीं है, क्योंकि मेरी असल में मैं जान के अपनी अटैचमेंट नहीं करता, क्योंकि देन आई गेट टू अटैच्ड, और जब वो नहीं कोई रहता, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, तो फिर मैं बार बार अपने आप को उस हर्ट में नहीं गुजार सकता। राइट। तो यानी कि स्टूडियो जो है वहाँ पे पूरा घर थोड़ा सा डर के रहता है, ये कहना ठीक होगा? कह सकते हैं। राइट। वेल आई जस्ट लाइक टू सी योर स्टूडियो, एक ग्लिम्स हम देखना चाहेंगे उसकी, वी कैन सी इट लेटर इफ यू डोंट माइंड, और इफ यू कैन डू इट नाउ। जरूर, मोस्ट वेलकम व्हेनेवर। This is your workplace. This is your. This is my station, yeah. Right. So आजकल किस चीज़ पे काम हो रहा है? नई एल्बम पे। The new album. And any hints for us? ये जो एल्बम है, ज़ाहिर है मुझे 8 साल बाद ये एल्बम आएगी,
झूम थी लास्ट एल्बम, उसके दौरान आपको फिल्मों के गाने और कोक स्टूडियो के थ्रू सुनने को मिले, लेकिन जो खुद से मैं सिर्फ एज एन एल्बम जो है बॉडी ऑफ वर्क वो मेरा इसमें है। एंड आई थिंक इसमें एक ख़ास नौइयत की एक एल्बम है, जैसी लोगों ने पहले शायद मुझे उस तरह ना सुना हो। कुछ शायरी का मुझे रिसेंटली बहुत शायरी में ज़्यादा से ज़्यादा जाता गया और उसमें ज़रा गहरी बातें कुछ हैं, तो इस एल्बम में आपको वो डेप्थ जो मैं चाहता हूँ कि म्यूज़िक के थ्रू मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा था और मुझे लगता है कि बहुत से लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, दैट इज़ व्हाट माय एम इज़ थ्रू दिस एल्बम। 8 साल के बाद, so you must be super excited. आई एम, या I mean, we are more as audience obviously, लेकिन आपको भी एक खास excitement level होगी आपकी. हाँ, नहीं एल्बम आफ्टर 8 years, Right. Ali, I always wanted to ask, जब भी मैं किसी भी शख्स का जब मौसीकी से ताल्लुक़ होता है, मेरा बड़ा ख़ास दिल होता है पूछने का कि जब तबीयत ख़राब होती है, गला ख़राब होता है, तो उसमें आप कैसे डील करते हैं, गिवन कि अगर आपने कोई परफॉर्म करना है, मूवी है, कोई शूट है? मैं अगर गला ख़राब हो जाए तो बड़ा चैलेंज होता है। एक दफ़ा मेरा दुबई में शो था, मेरा बिल्कुल आवाज़ बंद हो गई थी, सो आई मीन फिर आप टेक मेडिकेशन और गरारे करते हैं और कुछ देसी टोटके वो साथ कर लेते हैं और थोड़ा हल्का गा ले, जिस तरह की फिर वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काम आता है कि अपनी आवाज़ को कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, आज कितना कर सकते हैं उस तरह से। यानी पिच कितनी रखनी है। हाँ अली, लेकिन मूड, इंसानी इमोशंस का भी बड़ा किरदार होता है। लेट्स से अगर इंसान का बुरा मूड है, ज़िंदगी में कोई थोड़ा सा कोई सेटबैक आ गया, किसी किस्म का भी हो सकता है, और परफॉर्मेंस है कहीं पे, so how do you put a face to it? But that's when if you're a professional, you can't let your moods and emotion, dictate your performance in the sense कि जिस चीज़ के लिए लोग आपको वेट कर रहे हैं, expectation उनकी है कि I would go on stage and entertain them and they should have the best night of their life. So that's my job. I need to do it and I can't let my own emotions get into the way. Right, right. Well, Ali, thank you so much for giving us your precious time. बहुत मैं कहती हूँ, मैं खुद आपके बारे में कुछ नई मज़ीद बातें जान पाई। इंटरव्यूज़ आपके शायद पहले पढ़े हुए हैं, अखबारात में, मैगजीन्स में, टीवी पे इंटरव्यूज़ देखे हैं. I've heard you sing, of course, tremendous times. And senior acting. And once again, congratulations, Teefa and Trouble के लिए. Netflix India पर अब आ चुकी है. पूरी दुनिया में आ चुकी है. बिल्कुल. And we're waiting for your new venture now. Thank you. Your new album, 8 years, 8 साल के बाद. Yes. Let's see what's in there. आपने कहा शायरी का खास एक element है, right? Yeah, बिल्कुल. Well, thank you, Ali, again. Thank you so much.